विच और दैट दोनों हो सकता है, ठीक है। इसका रूल स्पेसिफाइड है, जिसको हम प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तब आपका दिमाग और ज़्यादा खुलेगा, सुनने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। अब इसका नियम क्या कहता है कि जब भी हु का प्रयोग किया जाए, विच का प्रयोग किया जाए और दैट का प्रयोग किया जाए, तो ये सेंटेंस में रिलेट करता है इससे पहले वाले सब्जेक्ट को उसके बाद वाले वर्ब से। दोबारा सुनेंगे, कहाँ से रिलेट करता है बेटे बेटे बताइए? हु से पहले वाले सब्जेक्ट को हु के बाद वाले वर्ब से, यानी कि ये इससे ऐसे रिलेट कर रहा। डायग्राम क्लियर हुआ आपको? तो ये अगर सिंगुलर है तो ये क्या होगा, और प्लूरल है तो क्या होगा? पक्का हो गया ना? इस बात को दिमाग में रखिएगा, यही एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। ये तो हमें पता है ना कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस करने वाला वही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बदलेगा लेकिन रूल वही रहेगा। तो हम देख रहे हैं इसमें मेनी कहाँ, अच्छा, ऑफ द प्लेयर्स इट वाज रमेश हु। अब देखते हैं हु है आपका, तो हु से पहले क्या है? रमेश, और हु के बाद क्या है? तो रमेश सिंगुलर प्लूरल, और प्लान क्या है? ये तो प्लूरल हो गया, क्योंकि इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाना पड़ेगा। यही एरर समझ में आ गया ना आपको? यही सबसे बड़ा कॉमन एरर होता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा गलती होती। तो कौन से 3 वर्ड बताए? हु, विच, दैट। घुस गया अभी? इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ये कनेक्ट किसको करता है? आने वाले सब्जेक्ट को पीछे वाले वर्ब से, आगे वाले सब्जेक्ट को पीछे वाले वर्ब से। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा? प्लूरल है तो वर्ब कैसा? पक्का? तो यहाँ पर रमेश की जगह पर अगर स्टूडेंट्स लिखा होता तो प्लान ठीक हो जाता। सही बात है ना? यहाँ पर लेकिन रमेश सिंगुलर है तो 100% सिंगुलर है, हमें पता ही है रमेश एक का नाम है इसमें, तो प्लान की जगह पर प्लान्स हो जाएगा। और यही इसका रिलेशन है कि सिंगुलर को सिंगुलर से जोड़ेगा, प्लूरल को। हम लोग कर पाएंगे इसको? ये क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर देखा हुआ, ध्यान रखिएगा। हु के साथ, विच के साथ, दैट के साथ पक्का से पक्का क्वेश्चन आता है। साल भर में किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम का क्वेश्चन में ये 100% रहता है, तो इसलिए इस नियम को समझ लीजिएगा। जी जी, हाँ बोलिए, बैठे बैठे बोलिए। इट इज रमेश, यहाँ पे अगर वाज नहीं इज होगा तब तो उसमें प्लान्स होगा। क्या चीज़? से यहाँ पे पास्ट में था, इट वाज रमेश, तो इसमें ईडी हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्यों होगा इसमें? ऑफ द टू प्लेयर्स इट वाज रमेश था जिसने कि प्लान किया। जो प्लान करता है, इससे हमें पास्ट टेंस का पता कैसे चला? नहीं, वॉज लगा है तो उसका पास्ट हैबिट बताया जा रहा है। ये पूरे एग्जाम के क्वेश्चंस का बेसिक नेचर यही रहता है कि हम इसके सिंगुलर को सिंगुलर और प्लूरल को प्लूरल। इन्होंने बहुत अच्छा चीज़ पकड़ा हुआ इसमें, इस बात को ध्यान देंगे। इसमें इट वाज रमेश हु प्लान्स है, अगर प्लान्ड हो जाएगा तो वर्ब का नेचर तो सिंगुलर और प्लूरल सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा रहता है? प्लूरल के साथ। लेकिन ईडी लगने पर सिंगुलर और प्लूरल का नेचर ही खत्म हो जाता है। अब आ जाएंगे दूसरे क्वेश्चन से। मेनी पीपल इन इंडिया आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ इंडियाज इंडिजिनस फैब्रिक। इसमें अच्छा आगे भी है, दैट रिफ्लेक्ट्स द रिच हेरिटेज ऑफ क्राफ्टमैनशिप। हाँ, इसको जरा दे, क्या करें? नीचे खड़ा से करके लाइट पे ऐसे रिफ्लेक्ट। अच्छा, नीचे कर दें इसको। पीछे वालों को तो नीचे ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। अब बताइए, दिख रहा होगा। एक बच्चे से कहा, आंसर नहीं देने पर टीचर ने कहा चलो बेंच पे खड़े हो जाओ, तो कहा सर यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। अरे वो तो पनिशमेंट था तुम्हारा। वो ताजमहल की बात कर रहे हैं। एक लड़के से पूछा ताजमहल कहाँ पर है, तो कहा सर नहीं पता, बेंच पे खड़े हो जाओ। तो कहा सर यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। तो अब तुम बताओ यहाँ से दिख रहा है कि नहीं? तो आप बताओ जल्दी से फिर। नहीं, कभी कभी कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि कुछ हंसी मजाक हम भी कर लें, तो हमारे पास भी तो खजाना पड़ा हुआ था, आप बता दीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, जल्दी से आ जाता है। अब थोड़ा सा आंसर कर लेते हैं, नहीं तो समय लग जाएगा इसमें। मेनी पीपल तक ठीक है, इन इंडिया तक ठीक है, आर ठीक है, पीपल है, प्लूरल है। पीपल क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है। अच्छा, पीपल्स और पीपल में कोई अंतर बता देगा क्या मेरे को? पीपल और पीपल्स में अगर सेंटेंस आ जाए तो क्या अंतर होगा? हालांकि पीपल प्लूरल ही होता है, एस नहीं लगाते। पीपल और पीपल्स पूछ लिया जाए तो क्या अंतर होगा? अरे पीपल और पीपल्स, पीपल भी है और पीपल्स भी है, तो दोनों में से क्या अंतर मानते हैं आप? क्योंकि पीपल तो लोग होता ही है, लोग यानी प्लूरल होता ही है, तो
तो फिर पीपल्स लगाकर हमने कौन सा कीर्तिमान कर लिया है? सोचिए समझिए बताइए। होता नहीं है तो आपके इस क्वेश्चन को हम छोड़ ही देते हैं, यानी ट्राई नहीं करो तो कहाँ से बताएं, ज़बरदस्ती थोड़ा बताएंगे, क्वेश्चन ही में आ जाता है। आप ट्राई करेंगे तो हम बताएंगे, अदरवाइज नहीं बताएंगे। तो मेनी पीपल इन इंडिया आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ इंडियाज इंडिजिनस फैब्रिक्स दैट। अच्छा, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था 3 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से? विच, हु, दैट। अच्छा, क्या आ गया अभी? देखिए, रूल लगा के देखिए ज़रा, तो अभी रूल लगा के देखिए, मेरे को ना देखिए, इसको देखिए, आंसर बताइए, क्योंकि ये दूर दूर हो गया ना, इसलिए आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं। ये क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फैब्रिक्स अगर प्लूरल है तो इसका वर्ब क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्ट आना चाहिए, सही है कि नहीं? क्योंकि वर्ब में एस हटा देने से प्लूरल बन जाता है और एस जोड़ देने से सिंगुलर बन जाता है कि नहीं? जैसे कि ही राइट्स हो जाता है और दे राइट हो जाता है, हाँ कि नहीं? बोलो हाँ, बोलोगे तभी दिमाग में घुसेगा, नहीं तो सुन के समझ के बस ऐसे ही गायब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब बन जाएगा। अब बताइए, एक नियम से 2 क्वेश्चन एग्जाम का बना कि नहीं बना? इसलिए मैंने फोकस किया था। तो ये इंपॉर्टेंट नियम है और साल भर में एक क्वेश्चन पक्का से आ जाता है। इसमें तो सोचिए कि आपको पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। मीनिंगफुल इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द हैंडलूम सेक्टर कैन बी ऑप्टिमाइज्ड थ्रू रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ट्राई करिए जल्दी से। ये क्वेश्चन का रेंज भी जो है ना बड़ा अच्छा सा आता है। तो आपको मैं बता दूं इसमें कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें हमें ये समझना है कि कोई भी सेंटेंस का शुरुआत किससे होता है? वर्ब से पहले क्या होता है? तो सेंटेंस को देखिए कि हमारे सेंटेंस में वर्ब क्या होगा। मीनिंगफुल इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हैंडलूम सेक्टर कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, ये देखिए कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, ये आपका वर्ब है। और इससे पहले अच्छा आपको पता है ना कि हमने आपको सेंटेंस जब बताया था तो सब्जेक्ट को क्वालिफाई किया था कितने पार्ट में? अरे सरप्राइज है, कितने पार्ट में सब्जेक्ट क्वालिफाई होता है? गधा कहीं का, ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट, हेड वर्ड, क्वालिफायर और क्वालिफाइंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, बोले थे कि नहीं बोले थे? बताओ, चुपचाप खाली मुंह देख रहे थे तुम इसमें। तो बताइए कि इतना बड़ा सेंटेंस से पहले जितना भी था तो हैंडलूम सेक्टर क्या हो गया? क्वालिफाइंग ऑब्जेक्ट हो गया। ये सेंटेंस का पार्ट है, यही लिखा था हमने। इसलिए मैंने आपको कहा था एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा आपका। आप ज़रा ध्यान से चलते रहिएगा, सिर्फ आप क्लास का नोट्स पढ़िएगा, बाकी चीज़ पढ़ेंगे तो आप पकड़ नहीं पाएंगे एग्जाम को। अब आप देखिए इसमें मीनिंगफुल इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द हैंडलूम सेक्टर कैन बी ऑप्टिमाइज, यानी कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया और बी ऑप्टिमाइज ये आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि मॉडल वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसलिए इसका मेन वर्ब ये हो गया। लेकिन इससे पहले हमारा सारा सेक्शन क्या है? हमारे पास नाउन का है, सब्जेक्ट का है। और सब्जेक्ट हमारा कितने पार्ट में होता है? इसमें हमने आपको एग्जाम्पल में सेंटेंस क्या बताया था? राम, अरे आप सब कुछ मेरे सुनेंगे। राम हु इज अ डॉक्टर इन पटना हैज़ अराइव टुडे। वर्ब क्या है इसमें? हैज़ होगा। इससे पहले पूरा सेंटेंस का पार्ट क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट हेड वर्ड में राम में चला गया, उसके बाद क्वालिफायर में चला गया और क्वालिफाइंग ऑब्जेक्ट में। तो क्वालिफायर क्या था? राम का डॉक्टर था। क्वालिफाइंग ऑब्जेक्ट कहाँ का था? पटना में था। तो ऐसे करके सेंटेंस जाता है। तो अब हम देखेंगे इसमें मीनिंगफुल इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हैंडलूम, द हैंडलूम। तो जाहिर सा बात है ये भी एक नाउन है आपका, है ना? द लगा हुआ है इसमें और ये सेक्टर लगा हुआ है, तो सेक्टर आपका नाउन हो गया, हैंडलूम इसका एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, ये भी आपका नाउन हो गया, मीनिंगफुल इकोलॉजिकल। तो ऐसा करके आपका बन रहा है इसमें। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है इसमें कि हमें यहाँ पर सिर्फ नाउन चाहिए होता है और एक सेंटेंस में अफेक्ट जो होता है ये वर्ब होता है और इफेक्ट एक नाउन होता है। ये एग्ज़ाम का सबसे हाई क्वेश्चन मैं मानता हूँ, आपके इस पेपर का सबसे हाई क्वेश्चन। तो कहने का मतलब अगर आप इसको नाउन पकड़ भी लेते हैं ना तो आपके दिमाग में आएगा कि ये नाउन है, तो ये द हैंडलूम सेक्टर ये फिर क्या है? जाहिर सा बात है ये भी नाउन है, लेकिन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट 3 पार्ट में क्वालिफाई होता है इसमें। एक हेडवर्ड में होता है, एक क्वालिफायर में होता है और एक क्वालिफाइंग ऑब्जेक्ट में होता है। तो
तो इस तरीके से देखा जाए तो सब्जेक्ट को हम 3 बार नाउन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जितना भी गया, इसमें जो अफेक्ट जो था ए से जो था ये वर्ब हो गया, और हमें अभी वर्ब नहीं चाहिए, क्या चाहिए? नाउन। आप कहें क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसका वर्ब तो यहाँ पर कैन बी ऑप्टिमाइज से है, और कैन बी से पहले जितना भी होगा क्या होगा? वो सिर्फ सब्जेक्ट हो सकता है, और इफ अफेक्ट क्या है? एक वर्ब है, और इसको नाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इफेक्ट बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. तो अगर मेरे से पूछें तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सबसे हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये बनेगा, और इस रेंज का हमने आपको सेंटेंस के इंट्रोडक्शन में सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना लिखा है। आप बता दीजिए हाँ कि ना। अगर लिखा है इसमें तो उसी से शुरू किया जा रहा है, और हमारा आज का पेपर कितने नंबर का कर दिया हमने? 20 नंबर और 20